हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। क्लास 11th फिजिक्स का पार्ट 2 में जो तरल दाब का चैप्टर था उसमें नेक्स्ट टॉपिक आज मेरा रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्नौली प्रमेय। क्लास 11th में ये टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है, लेकिन विश्वास मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद फिर कभी आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी आसानी से आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा कि दोबारा आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाके ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं सर्च करोगे। तो जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम नीरज त्रिवेदी, मेरा चैनल DN फिजिक्स क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए, सीखिए, ज्ञान का प्रसार कीजिए। ओके, लेटेस्ट स्टार्ट। बर्नौली प्रमेय क्या है? बर्नौली प्रमेय, ये बर्नौली एक वैज्ञानिक का नाम है, आप लोग चकित ना रहे। बर्नौली क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। बर्नौली ने क्या किया, उन्होंने देखा कि किसी नली में अगर कोई धारा या कोई तरल बह रहा हो, लेकिन कैसा तरल बह रहा हो, कैसा तरल बह रहा हो? अशान्य दरों, असंपीड्य दरों। अगर प्रेशर लगाओ उस दरों पे तो उसके वॉल्यूम में कोई ज़्यादा चेंजिंग ना हो, उसको क्या कहते हैं? अशान्य दरों या असंपीड्य दरों, कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई तरल किसी नली में प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, अगर वो धारा रेखीय प्रवाह में है, अगर वो स्ट्रीम्ड लाइन मोशन में है, अगर वो प्रक्षुब्ध प्रवाह नहीं है, सिर्फ वो धारा रेखीय प्रवाह में है, मतलब एक अणु दूसरे अणु का अनुसरण करते हुए सीधे सीधे गति करते रहें, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, मतलब सीमांत वेग के भीतर ही ऐसा होता है। तो अगर दरों में अगर कोई तरल बह रहा है, किसी नली में प्रवाहित हो रहा है, तो उस पर कौन कौन सी ऊर्जा काम करती हैं? ऊर्जा, जिसको कार्य करने की क्षमता भी कहते हैं आप लोग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो हम पहले जानेंगे कि अगर कोई दरों किसी नली में प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा काम करती है। तो पहले हम ऊर्जा के बारे में डिटेल सीखेंगे, इसके बाद जस्ट हम बर्नौली प्रमेय सीखेंगे। मिटा दे इसको, मिटा देता, बहुत ही आराम से मिटाऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कक्षा 11 वाले बच्चे अब काफ़ी कुछ साइंस सीख जाएंगे, अब मुझे उम्मीद हो रही है, मुझे लग भी रहा है बच्चे काफ़ी वीडियो देखते भी हैं और फिर सीखते हैं, शेयर भी करते हैं। ये मुझे कहना नहीं पड़ता है, बच्चे स्वयं समझते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए, बहते हुए जल में अगर ये सब टिप्स से पहले इसको सुन लो। अगर कोई दरों क्या, कोई दरों अगर धारा रेखीय प्रवाह में, धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, क्या बह रहा है? अगर कोई दरों धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, तो उसमें तीन प्रकार की ऊर्जा, अभी तीनों प्रकार की ऊर्जा ही कोई ऊर्जा आ जाती है। तीन प्रकार की ऊर्जा पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट दाब ऊर्जा, क्या होता है? फर्स्ट दाब ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा स्थितिज ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी राइज ऑफ स्ट्रीम्ड लाइन मोशन। अंडरस्टैंड? 3 प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है अगर कोई दरों धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है। अगर कोई दरों धारा रेखीय प्रवाह में
प्रवाहित हो रहा है तो उसमें 3 प्रकार की ऊर्जा पाई जाती हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अच्छा बताइए, अगर द्रव बह रहा है तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले दाब ऊर्जा क्या होगी? जो द्रव की ऊपरी परत होगी वो क्या होगी? वो उसकी निचली परत पे एक प्रकार का दाब डालती है। जैसे सबसे ऊपरी परत पे जो जल बह रहा है, जो तरल बह रहा है, जो अशांत द्रव बह रहा है, उसका दाब उससे निचली वाली परत पे, और उससे निचली वाली परत का दाब उससे निचली वाली परत पे, धीरे धीरे करके जो सबसे निचली परत होती है उस पर दाब बहुत ज़्यादा होता है। यार दाब अगर किसी पर ज़्यादा होगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जैसे अगर तुम लोग की पढ़ाई का दाब ज़्यादा रहेगा तो क्या करोगे? आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब ज़्यादा बाउंडेशन में आ जाओगे, ज़्यादा दबाव में आ जाओगे तो आपका मन थोड़ा रोकने लगेगा, थोड़ा आपका पढ़ाई में मन कम लगेगा। मेरी बातों को आप समझ रहे हो ना? अच्छे से समझ रहे हो? वाह, बहुत अच्छा, गुड, वेरी नाइस, आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे ही बनना जरूरी है, इसीलिए माता पिता एडमिशन कराते हैं। कक्षा नर्सरी से इंटर तक पढ़ते हो, इसके बाद फिर तैयारी करने जाते हो। ठीक, बच्चे बहुत शरारती होने लगे हैं आजकल के, बहुत शरारत करने लगे हैं बच्चे, परेशान कर देते हैं जो सीधे टीचर होते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। ठीक है, अगर कोई द्रव धारा के प्रवाह में बह रहा है तो उसमें 3 प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। पहले जानते हैं दाब ऊर्जा क्या होती है, एक एक करके डिस्कशन बिल्कुल करेंगे। दाब ऊर्जा क्या होती है मेरे भाई? जब इसमें द्रव बहेगा तो इसमें दाब लगेगा, क्या होगा? ऊपरी परत द्रव पर एक प्रकार का दाब डालेगी, इससे एनर्जी उत्पन्न होगी, उसको क्या कहेंगे? दाब ऊर्जा। लेकिन मुझे पता करना है कि प्रत्येकांक इसका आयतन बहुत ज़्यादा है अभी, तो प्रत्येकांक मतलब प्रत्येक बिंदुओं पर जो दाब ऊर्जा है उसको पता करना है। तो प्रत्येक बिंदुओं पर जो दाब ऊर्जा होगी वो क्या होगी? पी होगा। क्या होगा? पी बी बटे वी, बी बी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? पी। ये आपका हो गया दाब ऊर्जा। सिर्फ किसी द्रव में जब कोई किसी नली में जब कोई द्रव धारा के प्रवाह बहता है तो उस पर क्या लगता है? दाब ऊर्जा। वो दाब ऊर्जा क्या होता है? पी होता है। ठीक है, बस धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चे समझते रहो फिजिक्स और आपको अच्छे से आगे समझ में। ये तो बहुत कठिन लग रहा था सर, लेकिन अब तो ये आपका वीडियो डिटेल्स पढ़ने के बाद आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। बस थोड़ा सा आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, प्यार से, अच्छे से, मन लगा के। अगर देख लिया तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ कठिन नहीं है, बस सिर्फ आपका मन में धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए और जिज्ञासा सबसे ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, मतलब जानने की इच्छा हिंदी में कहते हैं। अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो उसमें अच्छा ही सीखना चाहते हो तो अच्छा ही सीख लो, बुराई सीखना चाहते हो बुराई। अगर आपको गलत मार्ग पे जाना है, बुराई का मार्ग पकड़ना है, मतलब असत्य का मार्ग और सत्य का मार्ग, ठीक है, ज्ञान मार्ग से आगे के व्यक्ति बनिए। ठीक, ये सिर्फ तो हिंदी भी पढ़ाने लगे, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है। तो ये होगा आपका दाब ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? आप लोगों को हमने पढ़ाया था पार्ट 1 में कि बराबर अगर द्रव का द्रव्यमान यम हो, v वेग से चल रहा है, क्या v वेग से बह रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, तो k बराबर होता है 1/2 mv²। ये होता है आपका गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता करना है, हमको इसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक आयतन पर गतिज ऊर्जा क्या होता है ये जानना है। ठीक है, तो हम इसको v से भाग कर दे रहा हूँ। अरे भाई ये v दूसरा है, ये स्मॉल v है, इसको ऐसे कर देता हूँ। ये v आपका जो है ये क्या है? आयतन है मेरे भाई, ये क्या है? आयतन है मेरे वत्स, ये क्या है? आयतन। अच्छा ठीक है बेटा, अगर आयतन है तो 1/2 इसको मैं लिख सकता हूँ यम बटे बड़ा वाला भी, ठीक है, और यहाँ छोटा वाला भी है। ये क्या है? यम बटे भी मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन को हम घनत्व कहते हैं बाबू मेरे। क्या कहते हैं मेरे बाबू? द्रव्यमान बटे आयतन को हम घनत्व बोलते हैं। घनत्व को मेरे बाबू रो से लिखते हैं। रो आपका पी जैसा नहीं बनता, लेकिन थोड़ा सा, ठीक। ये आपका क्या हो गया? द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा ये बताओ, जब यम बटे बी के स्थान पर रो लिख सकते हैं तो क्यों ना मैं यहाँ रो लिख दूँ? तो मैं यहाँ रो लिख सकता हूँ, तो क्या बराबर हो जाएगा 1/2 रो
वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, आपका गतिज ऊर्जा हो गया के बराबर 1/2 रो वी स्क्वायर। सुन में आया यार, समझ में हाँ यार ना, यस या नो, कुछ तो यार प्रतिक्रिया दिया करो, दुख होने लगता है मेरे मन को। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 रो वी स्क्वायर हो गया गतिज ऊर्जा। अब देखें पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ये होता है mgh। अच्छा बताओ, प्रत्येकांक आयतन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बी से भाग करोगे, m/b आपका हो जाएगा रो, तो रो जी एच आपका हो गया, ये आपका हो गया पी एकांक। ठीक है, अब ठीक है, अब आपने ऊर्जा पढ़ लिया। अरे यार ऊर्जा पढ़ लिया, आप तो बर्नौली प्रमेय पढ़ाने दो मुझे, कितना सताओगे। शरारती बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल के, बार बार मैं इस बात को दोहराने लगता हूँ। मैं बहुत बर्नौली प्रमेय आप लोग इसको पहले मैं लिख देता हूँ। जब कोई, आप लोग नोट बना लो कॉपी पेन निकाल के, जब कोई आसान तथा असंपीड्य दरों, जब कोई आसान तथा या अथवा असंपीड्य दरों किसी धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, उसका क्षेत्रफल कैसा हो, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, असमान होना चाहिए। जब कोई दरों, आसान दरों या असंपीड्य दरों किसी असमान परिच्छेद क्षेत्रफल में नली में प्रवाहित हो रहा है, तो दरों के प्रत्येकांक आयतन में समस्त ऊर्जा का योगफल नियतांक होता है। क्या होता है हमने, जब कोई असंपीड्य आसान दरों किसी धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, तो उसके प्रत्येकांक आयतन में उसकी कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थित ऊर्जा का योगफल नियत होता है। आप लोगों ने नोट बना लिया होगा। हमने क्या बताया, जब कोई आसान दरों किसी असमान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में से गुजर रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो, तो उसके प्रत्येकांक बिंदुओं पर, प्रत्येकांक आयतन पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योगफल नियत होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अर्थात P दाब ऊर्जा 1/2 रो वी स्क्वायर और m या ऐसा लिख सकते हो रो जी एच बराबर के नियतांक। यही आपका मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है, बर्नौली प्रमेय है। अगर मैं इसको रो जी से भाग कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, P/रो जी प्लस रो वी स्क्वायर अपान 2 है। यहाँ पे रो जी से हमने दोनों पक्षों में भाग कर दिया है, भाग तो आप लोग जानते हो, इसको समझाना पड़ेगा क्या। ठीक है, बराबर के/, इधर भी भाग करेंगे कि कांस्टेंट है, फिर भी इससे भाग करेंगे, क्यों करेंगे। यहाँ पे देखो रो से रो नष्ट हो गया, रो जी से रो जी, रो जी से रो जी, रो जी ट्री भी नष्ट हो गई। ये आपका आ गया P/रो जी बी स्क्वायर 2g और प्लस h बराबर के/, ये कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को किसी वजह से भाग करोगे, नया कांस्टेंट के से बन गया। ये आपका आ गया दाब शीर्ष और वेग शीर्ष के पदों में बर्नौली प्रमेय का थ्योरम। अच्छा, इसको P/रो जी को कहते हैं दाब शीर्ष, जहाँ पे दाब ज़्यादा होता है। ठीक है, किसी से बताना तुमसे बता रहा हूँ सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों। V²/2g क्या होता है आपका, ये होता है, इसको कहते हैं वेग शीर्ष। क्या कहते हैं, वेग शीर्ष होता है। ये बराबर आपका ऊंचाई होता है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट। तो इस प्रकार से आपको हमने सिर्फ पॉइंट समझाया। अभी इसका निगमन नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, नहीं घबराना मत, नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। नोट हो गया बेटा, नोट हो गया। चलिए, इसका निगमन भी मैं कर लेता हूँ, इसका निगमन मैं कर लेता हूँ। बस इसका निगमन ही करना है। निगमन, बर्नौली प्रमेय का निगमन कैसे हुआ, कैसे सूत्र हुआ, प्रूफ करता हूँ। यार भाषा फिर लिखना चाहते हो लिख लो, कैसे लिखोगे भाषा। एक फिगर आपको देख लो ना, समझा रहा हूँ। इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है।
इसका क्षेत्रफल थोड़ा ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई h1 है, इसकी ऊंचाई h2 है, इसका क्षेत्रफल a1। यहाँ से जो द्रव चल रहा है, ये निर्माण का द्रव जो बह रहा है, उसका वेग v1 है। क्या है? v1 वेग से चल रहा है। इधर जो द्रव निकल रहा है, इसका क्या है? वेग v2 है। क्या है? इसका वेग v2 है। ठीक है, क्षेत्रफल a2 है। अच्छा, ये x y सिरा है आपका, इसको आप लिखेंगे ऐसे कि माना एक x y जो नली है असमान परिच्छेद क्षेत्रफल का, ठीक है, जो पृथ्वी तल से h1 और h2 ऊंचाई पे रखे हुए, जिसमें अश्यान्य द्रव, क्या था? अश्यान्य द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। तो इसकी सभी ऊर्जाएं क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, देखो अब देखो हम लिखेंगे x सिरे से, भाषा आप लोग समझ गए ना, x सिरे से निकलने वाले, एक सिरे से पर सेकेंड, प्रति सेकेंड निकलने वाले द्रव द्वारा तय दूरी, दूरी बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 4 गुणे समय। क्या होता है? 4 गुणे समय। दूरी बराबर 4 गुणे समय। ठीक है, विस्थापन बराबर बेग से होता है वेग गुणे समय। तो दूरी का विस्थापन, इसको विस्थापन क्या मान सकते हो? 4 गुणे समय। अच्छा, प्रति सेकेंड है, हर एक सेकेंड में कितना द्रव v1 वेग से चल रहा है, ये चीज आपको ज्ञात करना है। तो x सिरे से 1 सेकेंड में द्रव द्वारा तय की गई दूरी आपका 4 गुणे समय। 4 आपका v1 है, समय आपका 1 सेकेंड है, दोनों गुणा होकर v1 हो जाएगा। ठीक है, अब दाब देखें, इस साइड में दाब आपका p1 लग रहा है, क्षेत्रफल आपका a1 है। तो आप जानते हैं होता क्या है? बल बराबर दाब बराबर क्या होता है? दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो क्या जाएगा? P1 बराबर F बटे A1। कहीं से गुणा अगर आप करें तो F बराबर हो जाएगा P1 A1। ठीक है, P1 A1। तो किया गया कार्य क्या जाएगा? किया गया कार्य बराबर किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा? किया गया कार्य आपका हो जाएगा, किया गया कार्य आपका क्या जाएगा? W1 बराबर, ये आपका जो P1 A1 क्या है? जो P1 A1 है आपका क्या हो गया? आपका बल हो गया, और B1 आपकी दूरी है। तो किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा? इसको ऐसे ले सकते हो P1 A1 B1, ये आपका हो गया W1। क्या हो गया? P1 A1, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ये इस सिरे पर किया गया कार्य हो गया। अब हम बात करते हैं इस सिरे पर किया गया कार्य। तो इस सिरे पर लिखेंगे y सिरों से 1 सेकेंड में द्रव द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी? तय दूरी बराबर 4 गुणे समय। इस सिरे पर जो द्रव का वेग है वो क्या है? v2 है। तो v2 गुणे 1 बराबर v2 दूरी हो गया। ठीक है, अब इस सिरे में दाब कितना होगा? दाब आपका P1 बराबर क्या होता है? या बल, इस सिरे पर जो बल होगा क्या होगा? बल बराबर होता है, क्या होता है आपका? बल बराबर आपका होता है P2 इंटू V2। क्या होगा? P2 इंटू, 1 मिनट में आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। ये P1 A1 है ना, तो यहाँ पर यह बराबर क्या हो जाएगा? P2 A2। P2 A2 आपका बल हो गया। अच्छा, कार्य क्या होगा? तो 1 सेकेंड में किया गया कार्य, 1 सेकेंड में किया गया कार्य, इसको मैं W2 मानता हूँ। W2 बराबर कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। बल इस साइड का आपका है P2 और A2, और दूरी कितना है? V2। समीकरण नंबर आपका हो गया। तो यहाँ W1 बराबर इस सिरे पर किया गया कार्य आपका W1 बराबर P1 A1 B1। इस सिरे पर आपका कार्य हो गया W2 बराबर P2 A2 V2, P2 A2 V2। आपको बात समझ में आई? ठीक है, अच्छी बात है बेटा। अब नेट कार्य, इस सिरे पर ज्यादा कार्य हुआ कि इस सिरे पर ज्यादा कार्य हुआ? इस सिरे पर ज्यादा कार्य हुआ। तो हम नेट कार्य देखता हूँ। नेट कार्य
नेट कार्य W बराबर होता है W1 माइनस W2। अब ये आपका W1 आपका कितना है, P1 B1 A1 और माइनस W2 कितना है आपका P2 A2 B2। ये आपका नेट किया गया कार्य हो गया। ठीक है, मिटा दें, आप लोग इसे नोट कर लें, इसके बाद हम इसे मिटा दें। ठीक है, तो नेट किया गया कार्य आपका हो जाएगा W बराबर हो जाएगा P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2। इसको समीकरण नंबर आप लोग 3 मान लीजिए। ठीक है, अब आप बताइए अविरतता का सिद्धांत क्या कहता है। अविरतता का सिद्धांत हमने प्रूव कराया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। A1 B1 बराबर होता था A2 B2। ये आयतन है। अविरतता ने बताया था कि इधर का जो आयतन होगा द्रव का उधर के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो A1 B1 बराबर A2 B2 होता है। ठीक है, A1 B1 A2 B2 ये आपका क्या आयतन है। अच्छा, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। अगर यदि द्रव का द्रव्यमान हमने यम मान लिया, घनत्व हमने रो मान लिया, तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, हमने इसको समीकरण नंबर 4 मान लिया। अच्छा, ये बताइए अब A1 B1 A2 B2 के बराबर है, तो इसके स्थान पर मैं क्यों ना यम बटे रो लिख दूं। यहाँ पे समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, तो 4 का मान उठा के 3 में रखूंगा तो मुझे W बराबर मिल जाएगा P1 और A1 B1 के स्थान पे क्या रखूंगा मैं यम बटे रो, क्योंकि यहाँ पे A1 B1 के स्थान पे क्या है यम बटे रो दिया है। ये हो जाएगा आपका यम बटे रो माइनस P2, ये आपका P1 ये आपका P2 है। A2 B2 के स्थान पे लिखूंगा यम बटे रो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यम बटे रो मुझे कॉमन दिख रहा है। ये हो जाएगा P1 माइनस P2। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5। अब यांत्रिक ऊर्जा पूरा क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा आपकी होती है गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग। जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की योग होता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी कितना है, गतिज ऊर्जा कितना है और नेट गतिज ऊर्जा इस साइड का कितना है, इस साइड का कितना है, इसको हम जानते हैं। यही आपकी दोनों जो यांत्रिक ऊर्जा होगी यही कार्य में बदल जाता है बर्नौली के प्रमेय के अनुसार। तो यांत्रिक ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा टोटल, ये आपका W के बराबर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा, कार्य के में बदल जाएगा। ये आपका 1/2 यम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस यहाँ यम G H2 माइनस H1। ये आपका समीकरण नंबर 6 मान लिया हमने। ये आपका क्या है, कुल यांत्रिक ऊर्जा है, कुल नेट यांत्रिक ऊर्जा है। ये 1/2 यम V2 स्क्वायर में V1 स्क्वायर कहाँ से आया, ये पहले हमने इसका B1 वेग था, द्रव्यमान था यम, और 1/2 यम B1 स्क्वायर और इधर का 1/2 यम V2 स्क्वायर हमने निकाला। इस साइड की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, द्रव आपका नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, नेट गतिज ऊर्जा निकाला। ये आपका हो गया 1/2 यम V2 स्क्वायर माइनस 1/2 B1 स्क्वायर, यहाँ हमने नोट कर दिया। और जो हमारी स्थित ऊर्जा थी उसको भी हमने क्या किया, mg H2 माइनस mg H1 था, तो क्या हुआ, इस साइड का हमारा, इस साइड का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg H2 होगी, इस साइड का हमारा होगा mg H1, इसमें हमने mg कॉमन ले लिया और H2 माइनस H1 हो गया। इस प्रकार से हमने गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा को जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। यही आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा होगी ये इसके बराबर होगी, कार्य के बराबर। अब हम लिख देंगे, अब समीकरण 5 व 6 की तुलना करने पर भाई तुलना बराबर में होती है, तो इसकी तुलना मैं इससे कर सकता हूँ। 1/2 यम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और प्लस यम जी H2 माइनस H1 और बराबर इधर यम बटे रो और P1 माइनस P2। ठीक है,
इधर दोनों में यम कॉमन है, यम कॉमन ले लो, 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस जी h2 माइनस h1 बराबर यम बटे रो और p1 माइनस p2। यम से यम कैंसिल आउट हो गया। आप लोग इसे नोट कर लेंगे एक बार, इसके बाद हम फिर मिटाएं। नोट कर लो इसे, नोट कर लो, नोट हो गया, जस्ट इसके शॉट कर लो, ठीक, मिटा दें। चलिए मिटा देता हूँ इसे। अब क्या करूँगा, इसको अंदर गुणा करवा दो और रो यहाँ पे जो बचा है ये आपका हो जाएगा 1/2 यम b2 स्क्वायर माइनस 1/2 यम b1 स्क्वायर प्लस जी, अंदर इसका गुणा करवा दो, इसका क्या करा दो, गुणा करवा दो, क्या हो जाएगा GH2 माइनस जी H1 बराबर यहाँ बचा P1 माइनस P2 बटे रो बचा। रो का कहीं से गुणा करवा दो, कहीं से गुणा हो जाएगा तो प्रत्येक पद में रो का गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1/2, क्या हो जाएगा, यम तो यहाँ पे था नहीं है, यम तो यार कट गया था, यम क्या हो गया था, यम कैंसिल हो गया, यम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अभी हो जाएगा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h2 माइनस रो जी h1 बराबर p1 माइनस p2। अब देखिए ऐसे p2 को उठा के इधर ले आओ, माइनस में p2 और प्लस इधर 1/2 रो v2 स्क्वायर, और इसको भी साथ में नोट कर लो, रो जी h2, और इधर क्या है, इधर क्या है, p1 है, और इसको माइनस में उधर ले जाओ तो प्लस में जाएगा 1/2 रो v1 स्क्वायर, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में रो जी h1। अब दोनों पक्षों का क्या है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, दोनों का योग क्या है, बराबर है, अर्थात क्या है, नियतांक है। लिख सकते हैं इसको p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर के कांस्टेंट। यही आपका बर्नौली का प्रमेय है। तो बर्नौली का प्रमेय इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं। और आप लोग अगर इसको पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को पक्का है कि बर्नौली प्रमेय जैसे कठिन चीज़ में, कठिन टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और आप लोग इसको पढ़िए ध्यान से। अगर जो भी टॉपिक आपको फिजिक्स से संबंधित नहीं समझ में आ रही है उसको आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में आपको स्पेशल वीडियो बना के आपके समक्ष रखा जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।